नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं स्पेस में जाने के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले साल से स्पेस टूरिज्म पॉसिबल होने वाला। जैसे आप बाहर के देशों में फॉरेन में छुट्टी मनाने जाते हैं, अगले साल से आप स्पेस में जा सकते हैं छुट्टी मनाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एस्ट्रोनॉट बनने की जरूरत नहीं है करने के लिए। तो कैसे पॉसिबल होगा ये, कौन लोग इसे पॉसिबल बनाएंगे और कितना खर्चा आएगा अगर आप ये करना चाहते हैं तो? आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। एक्चुअली में दोस्तों, 3 लोग हैं जो इस चीज को पॉसिबल बना रहे हैं। पहले हैं बिलियनर रिचर्ड ब्रांसन, जो वर्जिन ग्रुप कंपनी के ओनर हैं। इनकी स्पेस टूरिज्म कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। दूसरे हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के ओनर। इनकी स्पेस टूरिज्म कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन्स। और तीसरे हैं इलॉन मस्क, जो टेस्ला के ओनर हैं। इनकी स्पेस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इन पहले 2 लोगों के बीच में बड़ा कंपटीशन हुआ ये देखने के लिए कि कौन दुनिया का पहला आदमी बनेगा अपने खुद के बनाए रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाने वाला। तो पहले तो जेफ बेजोस ने अनाउंस किया था कि वो 20 जुलाई को ये करेंगे। उसके बाद रिचर्ड ब्रांसन, जिनका ओरिजिनली प्लान था कि वो बाद में करने वाले हैं, कुछ महीनों बाद वो अटेम्प्ट करेंगे ये करने की, लेकिन उन्होंने अपना प्लान प्रीपोन कर दिया। तो रिचर्ड ब्रांसन ने करने की अटेम्प्ट करी आज से कुछ ही दिन पहले 11 जुलाई को, अपने 2 पायलट्स के साथ और 3 और क्रू मेंबर्स के साथ। ये बैठे अपने यूनिटी स्पेसक्राफ्ट में। ये स्पेसक्राफ्ट उड़ा आसमान की ऊंचाइयों तक और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर ये बन गए वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस इन हिज ओन स्पेसशिप। इसकी टेक्निकल डिटेल्स जाननी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये किसी रॉकेट में नहीं बैठे थे जो किसी लॉन्च पैड से उड़ता हो, जैसा आप आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं, या यूजुअली एस्ट्रोनॉट्स जैसे ट्रैवल करते हैं एक रॉकेट में बैठकर, बल्कि एक तरह के एरोप्लेन में थे। इस एरोप्लेन को स्पेस प्लेन बुला सकते हो, क्योंकि ये स्पेस में गया था। तो हुआ यह था कि रनवे पर एक बड़ा प्लेन है जिसे मदर एयरक्राफ्ट बुला सकते हो, उस पर यह छोटा सा स्पेस प्लेन अटैच्ड है, यूनिटी इसका नाम है। तो रनवे पर शुरू में ग्राउंड से ये दोनों प्लेन साथ में उड़ते हैं, क्योंकि ये साथ में अटैच्ड हैं, और करीब 50,000 की फीट पर जाकर इस मदर एयरक्राफ्ट से ये यूनिटी स्पेस प्लेन डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर ये तेजी से सुपरसोनिक स्पीड पर, यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज स्पीड पर ये स्पेस की तरफ जाता है। और जब हम यहां पर स्पेस में जाने की बात करते हैं तो इसका एग्जैक्टली ये मतलब है कि ये 88 किलोमीटर्स ऊपर था अर्थ के ग्राउंड लेवल से। इतनी हाइट पर जाकर अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको धरती का कर्वेचर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था इस फ्लाइट में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इतनी हाइट पर जाकर जो पैसेंजर्स हैं प्लेन में, वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसा एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पर ज्यादा देर तक रहता नहीं है। ये जो वेटलेसनेस है, ये सिर्फ 4 मिनट के लिए एक्सपीरियंस की जा सकती है इस वर्जिन गैलेक्टिक की फ्लाइट में। उसके बाद ये प्लेन वापस नीचे आ जाता है और रनवे पर लैंड करता है एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह। इस पूरी जर्नी को करने में सिर्फ 1 घंटे का ही समय लगता है, और जो स्पेस प्लेन के डिटैच होने का पार्ट है और वो ऊपर जाकर लैंड होने तक का पार्ट है, वो सिर्फ 15 मिनट का ही है। तो कोई ज्यादा बड़ी जर्नी नहीं है ये सारी फोटोज और वीडियोस हम इसलिए देख पाए क्योंकि रिचर्ड ब्रांसन ने अपनी टेस्ट फ्लाइट को लाइव स्ट्रीम किया था इंटरनेट पर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन 6 क्रू मेंबर्स में से एक इंडियन बॉर्न महिला भी थी। तो ये इंसिडेंट कई मायनों में बड़ा ही ऐतिहासिक है। हालांकि रिचर्ड ब्रांसन पहले प्राइवेट इंसान नहीं थे स्पेस में जाने वाले। एक डेनिस टीटो थे, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने $20 मिलियन पे किए थे कि वो एस्ट्रोनॉट्स के साइड में बैठकर रॉकेट में उड़कर जाएं और 8 दिन बिताएं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। लेकिन वो अलग था, क्योंकि वहां पर वो एक एक्चुअल रॉकेट में बैठकर ऊपर जा रहे थे, एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठकर जा रहे थे। लेकिन ये जो है, ये एक प्राइवेट एरोप्लेन की तरह समझ लो। इसी रीजन से शायद आप सोचोगे कि रिचर्ड ब्रांसन एक्चुअली में स्पेस में नहीं गए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप पहले इंसान नहीं होगे सोचने वाले। जेफ बेजोस की जो स्पेस वाली कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने ट्विटर पर इस चीज का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि रिचर्ड ब्रांसन के नाम के आगे हमेशा एस्टेरिक्स लगा होगा, क्योंकि ये 88 किलोमीटर की हाइट तक गए थे। लेकिन दुनिया भर में ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस एक्चुअली में 100 किलोमीटर की हाइट से शुरू होती है, और इस 100 किलोमीटर की लाइन को कारमान लाइन कहा जाता है। इंटरनेशनली जो एस्ट्रोनॉट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोप जैसे देशों में, उनका मानना है कि ये 100 किलोमीटर्स की जो लाइन है, ये ऑफिशियल बाउंड्री लाइन है हमारी एटमॉस्फेयर के बीच में और स्पेस के बीच में। लेकिन यूएसए में यूएस गवर्नमेंट और नासा का मानना है कि जो बाउंड्री लाइन है स्पेस के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, वो 80 किलोमीटर से शुरू होती है। तो रिचर्ड ब्रांसन की डिफेंस में कहा जा सकता है कि यूएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक्चुअली में स्पेस में गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो नहीं गए थे।
इसी रीजन से जेफ बेजोस की कंपनी ने उनका मजाक उड़ाया था। और अब 20 जुलाई को जब जेफ बेजोस खुद अटेम्प्ट करेंगे स्पेस में जाने की, तो वो इस 100 किलोमीटर लाइन के पार कोशिश करेंगे। डिफरेंस यहां पर काफी क्रिटिकल है। जेफ बेजोस जब खुद कोशिश करेंगे तो उनकी कंपनी ने जो स्पेसक्राफ्ट बनाया है वो एक्चुअली में एक रॉकेट की तरह है, तो वो रॉकेट में बैठकर ऊपर जाएंगे। और इनकी कंपनी का दावा है कि ये 100 किलोमीटर से ऊपर तो जाएंगे ही, बल्कि इनके जो रॉकेट में स्पेसक्राफ्ट में शीशे लगे होंगे वो बड़े विंडोज होंगे, ताकि आप अच्छे से धरती का आनंद उठा सको देखने का। लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक में जो विंडोज थी उनके स्पेस प्लेन की, वो एयरप्लेन के साइज की विंडोज थी, काफी छोटी छोटी विंडोज थी। दूसरा, ब्लू ओरिजिन का कहना है कि इनके स्पेसक्राफ्ट में एस्केप सिस्टम होगा, लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक में ये नहीं है। और तीसरा, ये कहते हैं कि हमारे रॉकेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जो एग्जॉस्ट होगा वो सिर्फ पानी होगा। लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक के केस में बहुत ही हार्मफुल नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही है, जो कि बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए। वैसे अगर आपको ये स्पेस की कहानियां दिलचस्प लगती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को सुनिए, इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान, अपनी इंडिया की स्पेस की कहानी, कैसे इंडिया एक स्पेस सुपर पावर बना। कुकू एफएम को अगर आप नहीं जानते, ये एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बुक समरीज, बायोग्राफीज और ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अफोर्डेबल है। आमतौर पर इसकी कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर। लेकिन क्योंकि कुकू एफएम ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल 20% डिस्काउंट है। अगर आप ये कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर, यानी कि पर दिन ये 1 रुपए से भी कम होता है। तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की मैं वीडियो के एंड में बात करता हूं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा अगर आप ये करना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो बात यह है दोस्तों कि वर्जिन गैलेक्टिक की फ्लाइट में बैठने का एक टिकट का प्राइस पड़ेगा $250,000, यानी रुपये में बोलें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए पड़ेंगे। देख लो आप कर सकते हो अफोर्ड कि नहीं कर सकते। हमारे पॉलिटिशियंस तो डेफिनेटली इसे अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे 600 लोगों ने अपनी ऑलरेडी रिजर्वेशंस करा दी है इसके लिए अगले साल, जिनमें से कई फेमस नाम है जैसे कि जस्टिन बीबर और लियोनार्डो दी कैप्रियो जो एक्टर हैं। 2022 से ये फुल कमर्शियल सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रिचर्ड ब्रांसन का कहना है कि इवेंचुअली इसका प्राइस और कम हो जाएगा जब और लोग इसे यूज करने लगेंगे। तो इवेंचुअली ये कह रहे हैं कि टिकट का प्राइस $40,000 तक आ सकता है, यानी 30-35 लाख रुपए तक। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज नहीं है आज के दिन जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब ये चीज शुरू होगी तो शायद से आज से 10, 15, 20 साल बाद मुझे लगता है नॉर्मल लोग भी इसे अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरी तरफ जेफ बेजोस के स्पेसक्राफ्ट में टिकट प्राइस क्या है अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन जून के महीने में एक टिकट को वहां पर ऑक्शन किया गया था तो वो $28 मिलियन में बिकी थी। सेम विद इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स था, वहां पर एक टिकट को ऑक्शन किया गया था तो वो $55 मिलियन में बिकी थी। लेकिन ये थोड़े अलग हैं क्योंकि ये प्रॉपर रॉकेट्स हैं, तो और इलॉन मस्क का हो सकता है कि जो उनकी फ्लाइट हो वो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी ले जा सके ट्रैवल करने के लिए। और ये टिकट कॉस्ट ऑब्वियसली ट्रेनिंग और जो ऑन फ्लाइट अकोमोडेशन है उसे इंक्लूड करता है, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब था कि एस्ट्रोनॉट लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अब आपको ये करने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक ट्रेनिंग तो आपको फिर भी दी जाएगी कि जीरो ग्रेविटी में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए और कुछ इमरजेंसी होती है तो क्या क्या करना चाहिए उस केस में, ये सब चीजें बताई जाएंगी ऑब्वियसली। अब ये सब सुनकर कुछ लोगों को डर भी लगेगा कि भाई इतनी नई चीज करने जा रहे हैं, हम स्पेस तक जा रहे हैं, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हमारी जान जा सकती है। तो कितना रियलिस्टिक है इस चीज को लेकर डरना? रियलिस्टिक तो है काफी, क्योंकि स्पेस में जा रहे हैं जो इतनी बारी इस चीज को ट्राई आउट नहीं किया गया है। वन ऑफ द फर्स्ट लोग हो गए। अगर आप अगले साल ये करोगे तो रिस्क तो है काफी, और ये चीज रिचर्ड ब्रांसन भी मानते हैं। शुरुआत में इन्होंने अपना इंटेंशन बताया था स्पेस प्लेन बनाने का 2004 में, और इन्हें लग रहा था कि 2007 तक ये स्पेस टूरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन इतने प्रॉब्लम्स आई, इतनी अड़चने आई बीच में। 2014 में इनकी एक जो टेस्ट फ्लाइट थी वो क्रैश भी कर गई थी, जहां पर कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। अब 2021 में जाकर ये चीज फाइनली रेडी हुई है, इनकी टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हो पाई है। लेकिन फ्लाइट के क्रैश होने के अलावा भी काफी रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि आमतौर पर जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उन्हें बड़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है करने के लिए। लेकिन जब स्पेस
टूरिस्ट जाएंगे स्पेस में, उनका कोई यहां पर हेल्थ चेकअप नहीं किया जाएगा, फिटनेस चेकअप नहीं किया जाएगा, तो पता नहीं किन किन प्रॉब्लम से उन्हें फेस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो जीरो ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, उसे लॉन्ग टर्म में कभी भी स्टडी नहीं किया गया है, क्योंकि ये स्पेस ट्रैवल काफी रीसेंट चीजें हैं। साथ ही साथ जो जी फोर्सेस आपको फेस करनी पड़ेंगी और शायद जो रेडिएशन होगा वो उतने लेवल पर जाकर ज्यादा होगा, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। हालांकि जो यूएसए का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा है कि इतनी हाइट पर जाकर जो आप रेडिएशन एक्सपीरियंस करोगे वो इनसिग्निफिकेंट होगा, वो प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन बाकी और रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए जब आप ये करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे ये फॉर्म साइन करवाएंगे, जैसा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाया था। स्काई डाइविंग करने से पहले आपसे फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की। कई लोगों ने इन तीनों बिलियनर्स को इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया है कि स्पेस टूरिज्म एक ऐसी चीज होगी जो सिर्फ अमीर लोग कर पाएंगे, टॉप 0.1% लोग ही कर पाएंगे, लेकिन इससे इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा और इतना बड़ा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा इसका कि ये बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है। बाकी लोगों को ना तो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी ये करने की, लेकिन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का जो असर पड़ेगा बाकी धरती पर, उन्हें बेयर करना पड़ेगा बाकी लोगों को। वर्जिन गैलेक्टिक की बात करें तो इसमें पर पैसेंजर पर माइल, एक नॉर्मल फ्लाइट में CO2 एमिशंस होते हैं 0.2 kg, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 12 kg ऑफ CO2 एमिशंस, 60 टाइम्स का फर्क है। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जब वो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज करी जाएगी, उससे ओजोन डिप्लीशन होगी। ओजोन लेयर आप जानते ही हैं, स्कूल में पढ़ा होगा, कितनी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब ये रॉकेट्स जमीन से उड़ते हैं तो इतनी हीट जनरेट होती है कि जमीन पर ओजोन ज्यादा बढ़ जाती है। अब जमीन पर ओजोन एक बेकार चीज है, एटमॉस्फेयर में ओजोन बड़ी अच्छी चीज है। जमीन पर ओजोन आना हमारे लिए हार्मफुल होगा, एटमॉस्फेयर से ओजोन जाना हमारे लिए हार्मफुल होगा। और ये स्पेस टूरिज्म से उल्टा हो रहा है, जमीन पर ओजोन बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में कम हो रही है। और जेफ बेजोस वाले केस में भी अगर उनके रॉकेट से कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, जमीन से जब वो उड़ता है उससे भी हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, जिससे फिर से ओजोन का खतरा बढ़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा आने वाले टाइम में, जब स्पेस टूरिज्म और कॉमन बनता है, और इन्हीं बिलियनर्स को इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।